में दो मनचलों ने फायरिंग की है। छेड़खानी का विरोध करने पर फायरिंग की गई। छात्रा ने भागकर अपनी जान बचाई है। पढ़ाई कर छात्रा लौट रही थी तभी हमला हुआ है। बाइक सवार दो मनचले छेड़खानी कर रहे थे। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और दूसरे की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। बेलसर थाना क्षेत्र के जारंग गांव की घटना बताई जा रही है। बिहार में अपराध का ग्राफ कम करने को लेकर पुलिस मुख्यालय लगातार एक्शन में और खासकर वैसे दुर्दांत अपराधियों की खोज की जा रही है जो पुलिस को खुली चुनौती देते हुए बड़े आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। ऐसे सभी अपराधियों की प्रमंडल स्तर पर लिस्ट तैयार कर ली गई है और अब उन सभी की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज कर दी गई है। पुलिस मुख्यालय से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। तो किसी भी हाल में सर उठाने नहीं दिया जाएगा, या तो वो बिहार छोड़ दे या अपराध करना छोड़ दे। यह बयान जो है वो गृह मंत्री सम्राट चौधरी का आया था और उसके बाद लगातार जो है बिहार पुलिस मुख्यालय जो है वो अपराधियों के खिलाफ जो है कार्रवाई कर रही है और इसमें सबसे अधिक जो एक्शन जो है वो एसटीएफ की तरफ से देखने को मिल रहा है। बताते चले कि एसटीएफ ने रेंज वाइज यानी कि प्रमंडल वाइज जो है अपराधियों की टॉप 10 अपराधियों की सूची जो है वो तैयार किया है और जो जानकारी मिली है पुलिस मुख्यालय की तरफ से उसके मुताबिक पटना शाहाबाद के साथ साथ जो है कोसी और जो मगध प्रमंडल है वहाँ पे टॉप 10 अपराधियों की सूची जो है वो तैयार की गई है और ये टॉप 10 अपराधी जो हैं वो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए इसलिए तैयार की गई है। बताते ये चले कि ये सभी अपराधी जो हैं वो लगातार एसटीएफ के निशाने पर हैं। पटना जिले के जो टॉप 10 अपराधी हैं उसमें भोला सिंह, मनोज सिंह, सुजीत मंडल, राजीव महतो, एमपी यादव हैं। इसी तरह से कोसी क्षेत्र के टॉप 10 अपराधी जो हैं इसमें ज्ञानेश्वर यादव, गणेश ऋषिदेव, ललित कुमार मेहता, वीरेंद्र राय। मगध प्रमंडल के जो टॉप 10 अपराधी है उसमें धर्मवीर महतो, आलोक सिंह, पलटन सिंह, दीपक रवानी, संतोष गोस्वामी, अमित तिवारी हैं। शाहाबाद की बात करें तो यहाँ पे जो टॉप 10 अपराधी हैं उस सूची में दिलीप कुमार, रिंकू यादव, विजय पांडे, शहनाज अंसारी, पप्पू कुमार, संजय तिवारी और डिम्पल सिंह है। तो ये तमाम जो अपराधी हैं वो लगातार बिहार पुलिस के निशाने पर रहे हैं और अभी फिलहाल जो है एसटीएफ ने इनको अपने टारगेट पे लिया है। टॉप 10 अपराधी लिस्ट में इनको शामिल किया है और जल्द इनकी गिरफ्तारी हो इस दिशा में एसटीएफ जो है वो लगातार कार्रवाई कर रहा है। ये तमाम जो कवायद है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि बिहार में अपराध का ग्राफ जो है वो नीचे आए और अपराध मुक्त बिहार हो सके, इसके लिए ये पहल जो है वो पुलिस मुख्यालय स्तर से की गई है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना है। और अब बात बिहार की खबरों की। पटना से बड़ी खबर है, बीएसएससी के चेयरमैन आलोक राज ने इस्तीफा दे दिया है। निजी कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया है। न्यूज 18 से फोन पर बातचीत में भी उन्होंने इस्तीफे की पुष्टि की। पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं आलोक राज और आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही बीएसएससी के चेयरमैन के पद पर ज्वाइन किए थे। 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी थे आलोक राज। 31 दिसंबर को सरकार ने आलोक राज को चेयरमैन की जिम्मेदारी सौंपी थी। आलोक राज ने तत्काल प्रभाव से सामान्य प्रशासन विभाग को इस्तीफे की कॉपी भेज दी है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस्तीफे की, जिसमें ये इस्तीफा उन्होंने सौंपा है। चेयरमैन के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने निजी कारणों की वजह से इस्तीफा दिया है। न्यूज 18 से भी फोन पर बातचीत करने के दरमियान उन्होंने इसकी पुष्टि की है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। तेजस्वी यादव ने फैसले पर रोक लगाने की दरखास्त की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए नोटिस जारी कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट से सीबीआई और तेजस्वी यादव दोनों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। और अगली खबर आपको मधुबनी से बताते हैं, जहां कांग्रेस कार्यालय में जमकर लाठियां चली है और वो भी प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के सामने। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस कार्यालय में चुनाव परिणाम की समीक्षा की जा रही थी और इसी दौरान बवाल खड़ा हो गया। कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और कांग्रेस नेता शकील अहमद खान के सामने ही कार्यालय में लाठी डंडे चलने लगे और इस भिड़ंत में कांग्रेस के कई कार्यकर्ता घायल भी हुए। कांग्रेस दफ्तर में हुए बवाल का वीडियो भी सामने आया है।
और ये बवाल की तस्वीर आप देख रहे हैं, मधुबनी से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस समीक्षा बैठक कर रही थी और इस बीच कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। लोग आपस में ही लड़ाई करते हुए दिख रहे हैं, जिसमें आप देखिए किस तरीके से लाठी एक दूसरे पर बरसाई जा रही है और ये सब कुछ प्रदेश अध्यक्ष के सामने हुआ है। और अब आपको सबसे बड़ी शिवलिंग की सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग मोतिहारी पहुंच चुका है। शिवलिंग केसरिया में निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर परिसर में रखा गया है। शिवलिंग के पहुंचते ही उसे देखने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। हर तरफ हर हर महादेव के नारे लगाए जा रहे हैं और आपको बता दें कि 17 जनवरी को इस शिवलिंग की स्थापना की जानी है। इस मौके पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की व्यवस्था की गई है, लेकिन लोगों ने अभी से ही शिवलिंग की पूजा शुरू कर दी है। और अब नजर डालते हैं देश दुनिया की खबरों पर और बात सबसे पहले करेंगे जेएनयू कैंपस एक बार फिर सुर्खियों में बना हुआ है और एक बार फिर से 2020 के देश विरोधी कांड के 6ठी बरसी पर नारे लगे हैं। ये नारे सोमवार रात लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारे लगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद और शर्जिल इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया है, तो जेएनयू कैंपस नारों से गूंजने लगा। सूत्रों का कहना है कि नारे साबरमती हॉस्टल इलाके में लेफ्ट समर्थित स्टूडेंट ग्रुप्स के कोर्ट के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान लगाए गए थे। अब कांग्रेस लेफ्ट इकोसिस्टम के स्टूडेंट्स डेथ के थ्रेट्स देने लगे हैं। मतलब कि वो नारे लगा रहे थे जेएनयू में कि मोदी शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू के कैंपस पर। ऐसे नारे हमने कांग्रेस के कार्यक्रम में भी सुने हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। सोचे कि जिन लोगों पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर आरोप तय किए हैं, जिनको प्रिमा फेसाई आतंकवाद के लिए जिम्मेदार पाया है, 1 साल तक उनको बेल नहीं मिल सकती, उनको प्राइम आर्किटेक्ट कहा है दिल्ली दंगों का, ऐसे लोगों के बचाव में आते आते आज देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मारने की धमकी दी जा रही है। यह है कांग्रेस लेफ्ट का इकोसिस्टम। तो जेएनयू में नारेबाजी को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने इसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि जेएनयू टुकड़े टुकड़े गैंग का ऑफिस बन गया है। क्या कुछ केंद्रीय मंत्री ने कहा है, आपको दिखाते हैं। जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गैंग, राहुल गांधी जैसे देश विरोधी मानसिकता वाले और सभी, चाहे आरजेडी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे वाम दल हो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का एक कैंप ऑफिस बन गया, कार्यालय बन गया। और भूले नहीं, ये भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है, 21वीं सदी का भारत है। विवेकानंद कह गए थे भगवा ही होगा, और ये नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए हैं। यहाँ से उग्रवादी का खात्मा हो गया पूरे देश से। इसलिए मैं टुकड़े टुकड़े गैंग से कहना चाहता हूं कि उमर खालिद जो पाकिस्तान की सोच रखता था, शर्जिल इमाम, चिकन नेक को अलग करना, और खालिद और शर्जिल के समर्थन में जो लोग बोलेंगे वे देशद्रोही है। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। अगली खबर वाराणसी से है। देश की पहली अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे सेवा वाराणसी में शुरू होने वाली है और इस वक्त इसकी फाइनल टेस्टिंग चल रही है। लेकिन फाइनल टेस्टिंग से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें रोपवे की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। वीडियो वायरल होने के बाद वाराणसी प्रशासन ने इसकी जांच कराई तो चौंकाने वाली बात सामने आई।
दरअसल वीडियो में बताया जा रहा है कि केबल कार यानी गैंडोला हवा में झूल रहा है और इससे रोपवे की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए गए हैं। जबकि सच्चाई यह है कि फाइनल टेस्टिंग के दौरान ब्रेक लगाने पर रोपवे की ट्रॉली यानी गोंडेला कितना स्विंग करता है, इसकी जांच की जाती है और यही जांच चल रही थी जब यह वीडियो बनाया गया। उसके बाद सोशल मीडिया में गलत जानकारी के साथ वीडियो वायरल किया गया। इस पूरे मामले में वाराणसी के कमिश्नर एस राजलिंगम ने इस वीडियो से जुड़ी हुई सच्चाई न्यूज़ 18 के साथ शेयर की है। अभी नहीं था कि ब्रेक अगर चलते चलते अचानक ब्रेक लगने पे वो स्विंग करता है, जो उसकी सेफ्टी को टेस्ट करने में यूज़ करते हैं। सो बहुत मिसलीडिंग ट्वीट जो कर दिया गया, उस तरह की कोई बात नहीं है। ये टेस्टिंग का एक प्रक्रिया का एक पार्ट है, उसी को कर रहे हैं, इस पे विश्वास न करें। और अब खबर दुनिया की। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अपहरण को लेकर बुलाई गई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की बैठक काफी हंगामेदार नजर आ रही है। रूस और चीन सहित कोलंबिया जैसे देशों ने यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के इस न्यू नॉर्मल को आड़े हाथों लिया है। चारों तरफ से घिरे अमेरिका की तरफ से बेबाकी से कहा गया कि उनका वेनेजुएला पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है, ये केवल ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई है। वहीं रूस और कोलंबिया ने संयुक्त रूप से अमेरिका पर तीखा हमला बोलते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय अपराध करार दिया है। रूस ने दो टूक शब्दों में कहा कि वॉशिंगटन ने वेनेजुएला की संप्रभुता को कुचलकर दुनिया के सामने एक खतरनाक मिसाल पेश की है। रूस ने वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता जाहिर करते हुए मांग की है कि अमेरिका राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को बिना शर्त रिहा करे। रूस ने साफ कहा कि अमेरिका ने बातचीत और कूटनीति का रास्ता छोड़कर बंदूक के दम पर लोकतंत्र की हत्या की है। रूसी दूतावास ने इसे राजकीय आतंकवाद के समान ही बताया। वहीं चीन भी ट्रंप के इस कदम से काफी नाराज नजर आ रहा है। और अब आपको खबर खेल की दिखाते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार और हत्या की खबरों के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल से रिलीज करने के फैसले के बाद अब बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप भारत में खेलने से इनकार कर दिया है। हालांकि इस पर आखिरी फैसला आईसीसी को लेना है। बांग्लादेश के खेल मंत्री आसिफ नजरुल का एक फेसबुक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें वो बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्रालय से भारत की कैश रिच लीग आईपीएल के सभी कवरेज को रोकने का अनुरोध कर रहे हैं। और इन विवादों के बीच भारत में बांग्लादेशी क्रिकेटर को रिलीज करने के फैसले का समर्थन किया जा रहा है। बहरहाल क्रिकेट को लेकर क्लेश जारी है। बीसीसीआई के कड़े फैसले के बाद बांग्लादेश अब बैकफुट पर है और यह देखना होगा कि क्या T20 वर्ल्ड कप भारत से बाहर खेलने की उसकी मांग पर आईसीसी अपनी मंजूरी देता है या नहीं।